बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। आज सबसे पहले बात करते हैं, एक अच्छी खबर है, वो ये कि पाकिस्तान मसनूई ज़हानत यानी कि AI की बैनुल-अक़वामी तंजीम का बानी रुकन बन गया है और शंघाई में कायम होने वाली नई बैनुल हुकूमती तंजीम आलमी सतह पर मसनूई ज़हानत के ताउन और गवर्नेंस को फ़रोग़ देगी, क्योंकि वहाँ पे हमारे नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी हैं, पूरा वफ़द भी है। तो इस मौके पर बहुत से अच्छे फ़ैसले किए जा रहे हैं, जिसमें से एक फ़ैसला ये भी किया गया है। और पाकिस्तान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाइको का बानी रुकन बन गया है। ये बड़ी ही अच्छी खबर है और इस नई बैनुल हुकूमती तंजीम का मकसद मसनूई ज़हानत के शोबे में आलमी ताउन मज़ीद मौसर करना, गवर्नेंस और महफूज मुनसिफाना तरक्की को फ़रोग़ देना है। और चीन के शहर शंघाई में जुमेरात को वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के क़याम की तकरीब भी मुनक़्क़िद हुई है और जिसमें पाकिस्तान समेत दीगर 29 ममालिक ने इस तंजीम के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत भी किए। जी हाँ, और इस मौके पर वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा भी थी, जबकि नायब वज़ीर आज़म के हमरा वो भी गई थी। वो शंघाई में वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। अहम तकनीकी मुज़ाकरात का हिस्सा भी बन रहा है पाकिस्तान का वफ़द और मुख्तलिफ ममालिक के वुज़रा और टेक्नोलॉजी से वाबस्ता जो आला हुकाम थे उनसे भी उनकी मुलाकातें हैं। तो बहुत सी अच्छी चीज़ें, डिसीजन और इस मौके पर किए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, हमारी यूथ, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए साजगार साबित हो सकते हैं। इस पर भी बात करेंगे और आ जाते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज़ की तरफ, जिसमें सबसे पहले तज़किरा करेंगे ईरान और अमेरिका की जंग का। और मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं है, तवज्जो दिफा पर है। ईरान का गुस्सा वाज़े दिखाई दे रहा है उनके बयानात से। ईरान ने 2 टूक ऐलान ये कर दिया है, जबकि JD Vance के जो बयानात हैं वो बहुत हैरान कुन है, क्योंकि जिस तरह की तनकीद, जिस तरह का एक्सपोज JD Vance की तरफ से इजराइल को किया जा रहा है, इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। बहरहाल उनका ये भी कहना है कि अमेरिका ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ये खबरें भी एक बार फिर से गर्म हो रही थीं। उसके बाद हम बात करेंगे ICC वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट की। पाकिस्तान और भारत के एक इजाफी मुकाबले का इम्कान है और 14 टीमों पर मुश्तमिल मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप अब नए 3 मरहलों पर मबनी फॉर्मेट के तहत खेला जाएगा। क्या कुछ तब्दीलियां की जाएंगी इस फॉर्मेट के तहत, इस पर भी हम तफसील से जायजा लेंगे। और फिर बात होगी पेट्रोलियम मसनूआत की, जिसकी मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया है और वो ये भी कहते हैं कि खत्ते में कशीदगी बढ़ने से मुस्तकबिल में मईशत की मुतासिर होने का अंदेशा है। तो यही खदशा तो बहरहाल मौजूद है। पाकिस्तान समेत ना सिर्फ इस खत्ते के तमाम ममालिक बल्कि पूरी दुनिया इस जंग से मुतासिर हो रही है और हम तो खैर मसाहलत करवाने वालों में से हैं। हमारी तो पूरी एफर्ट्स जारी और सारी हैं और इस बार भी पूरी तरह से हुकूमत पाकिस्तान सरगर्म है कि इस मामले को हल किया जाए, लेकिन बहरहाल इसके असरात अवामी सतह पर आना शुरू हो चुके हैं और खुदा न खास्ता अगर ये जारी रही तो मज़ीद शदीद होंगे आलमी सतह पर भी। और उसके बाद बात करेंगे वालिदैन बच्चों में खुद एतमादी और ज़िम्मेदारी का जज्बा कैसे पैदा करें। क्या वजूहात हैं कि हमारे बच्चे उस तरह से वालिदैन के साथ अपनी बॉन्डिंग मजबूत नहीं कर पा रहे, या फिर वो ज़िम्मेदार नहीं हम उन्हें बना पा रहे, खुद एतमादी का फुकदान नज़र आता है। इस पर भी तफसील से माहिरीन की राय लेंगे। और आखिर में बात होगी दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज इंसाफ की फराहमी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जो कि बुनियादी एक इंसान की सर्वाइवल की ज़रूरत भी है। जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो बड़ी ही परेशान कुन है। इंसाफ की फराहमी में जो तमाम ममालिक हैं दुनिया के, उनकी तादाद 142 और पाकिस्तान इस फहरिस्त में मौजूद है 130वें नंबर पर, यानी कि चंद ही नंबर्स बाकी रह चुके हैं। इसमें बहुत कुछ होने वाला है। क्या कुछ किया जा सकता है इंसाफ की फराहमी में बेहतरी के लिए, इस पर भी माहिरीन की राय शामिल कर लेंगे। तो आगाज़ कर लेते हैं अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अमेरिका और ईरान जंग, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से तेज़ी आई है, अमेरिकी हमलों में शिद्दत आई है, जंग की आग में हिद्दत देखी जा रही है और अमेरिकी फ़ौज ने ईरान में कमान कंट्रोल, दिफाई तनसीबात और निगरानी मराकज़ को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और समनान पर भी हमला हुआ है, एयरपोर्ट टर्मिनल और एक ज़ख़ीरे को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम बहरहाल ये कहते हैं कि हमले महदूद नुकसान इससे हुआ है, रिहायशी इलाके महफूज रहे हैं, लेकिन गुस्सा बहरहाल हमें उनके बयानात में और उनकी कार्रवाइयों में दिखाई देता है। और ख़ास तौर पे सोचना होगा आस पड़ोस के अरब ममालिक को कि वो अल्टीमेटली उन्हें रहना तो इसी खत्ते में ही है और अगर अफ़ाम तफ़हीम से मामलात को हल कर लिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबना हुरमज़ की बंदिश से जो नुकसान है, जो डैमेज है, वो इन्हीं अरब ममालिक की बरामदात को हो रहा है या एक्सपोर्ट को हो रहा है।
बिल्कुल जी, और इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा, माहिर आलमी अमूर हैं आप। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहिबा आपको। डॉक्टर साहिबा, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो हमले किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से, फिर ईरान उनका जवाब दे रहा है, और जो बयानात हैं, जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का बयान है, वो ये कहते हैं कि अब किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात अमेरिका के साथ नहीं हो सकते, अब मुज़ाकरात की टेबल पर आने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। अब ईरान अपने जो बॉर्डर्स हैं या अपनी हदूद हैं उनका दिफा करेगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान के अंदर से ये भी कहा जा रहा है कि अबनाए हुर्मुज़ पर इख्तियार सिर्फ और सिर्फ ईरान का होगा और ईरान के अलावा किसी और को इस पर तसल्लुत अपना कायम करने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जंग का जो के बादल हैं वो भी मंडला रहे हैं पूरी तरह से, बल्कि जंग शुरू हुई भी हमें नज़र आ रही है। लेकिन हम अगर इन बयानात को देखें और दूसरी तरफ हम देखें जो नायब वज़ीर आज़म दे रहे हैं इस वक्त अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस, वो ये कहते हैं कि इसका हल जो है वो जंग नहीं है, मुज़ाकरात की टेबल पर आना होगा, सिफारती कोशिशों को तेज़ करना होगा। तो क्या अमेरिका जो जवाब अब ईरान की जानिब से दिया गया उसकी वजह से अब मुज़ाकरात की बात कर रहा है, सिफारती कोशिशों की बात कर रहा है? क्योंकि इससे पहले मुज़ाकरात की टेबल पर तो ऑलमोस्ट आ चुके थे और MOU साइन हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद वायलेट किया गया अमेरिका की जानिब से। तो ये जो बयानात हैं इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये जो बयानात दोनों साइड पे हैं उसमें अमेरिका तो कभी भी इस एग्रीमेंट को या MOU की पासदारी नहीं करना चाहता था। जेडी वेंस ने बहुत ओपनली कह दिया कि हमें एक पॉज चाहिए था अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को दोबारा से फिल करने के लिए, और हमारा ये ख्याल था कि हम उस पॉज के दौरान जो MOU का आर्टिकल 5 है, जिसकी हर कोई अब मिसरीडिंग कर रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि ईरान जो है 60 दिन तक इंतज़ाम संभालेगा और उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो देखेगा, और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बगैर किसी टॉल लेवी के खुली रहेगी। तो अमेरिका उसको रीड ये कर रहा है कि उसका मतलब ये था कि ईरान ने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को खोल दिया है, वहाँ से कार्गो जाना शुरू हो गया है, और अमेरिका को लगा कि 60 दिन उनके लिए बहुत हैं, उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए, जो कि बहुत नहीं है। ईरान को ये अंडरस्टैंडिंग है कि 30 दिन तक तो उन्होंने उसको वैसे ही सिक्योर करना है, डी माइनिंग करनी है, और अगले 30 दिन उन्होंने इसके इंतज़ामी अमूर संभालने के जो स्ट्रक्चर है, जो मैकेनिज्म है, उस पर रीजनल कंट्रीज के साथ बैठ के बात करनी है। अब दोनों के दरमियान या तो ये कि इल विल है, दोनों समझते हैं कि बात क्या है, लेकिन ये जाहिर कर रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा। तो उसी का लेवरेज लेते हुए अमेरिका ने 3-4 जो हैं वो ऑयल टैंकर्स गुजरवाने की कोशिश की ओमान के कोस्ट से, और फिर ये सारी चीज़ हमें एस्केलेट होती हुई नज़र आती है। अमेरिका कभी भी इस MOU की पासदारी नहीं चाहता था, और ये ईरान को भी पता है। ईरान के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉज था, अमेरिका के लिए ये एक जो है वो मैनिपुलेशन या मैनूवरेबिलिटी थी। 60 दिन का पोस्चर हम ले लेते हैं क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। उसके बाद से जो अब हालात हैं ये अब एस्केलेशन ट्रैप में शामिल हो गए हैं। एस्केलेशन ट्रैप के अंदर एंटर होने का मतलब ये है कि अब आपके ऊपर ब्लड गिल्ट आ जाएगा, अब आपके ऊपर इंतकाम आ जाएगा। अब बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि ईरान रिसेंट जो अटैक कर रहा है उसके पास टारगेटेड इंफॉर्मेशन है कि बेसिस से हटकर अमेरिकन सोल्जर्स कहाँ हैं, किन होटल्स में ठहरे हुए हैं, किस विसिनिटी में ठहरे हुए हैं। अब ये एक अलग बात है कि उनके पास ये इंफॉर्मेशन इतनी प्रिसाइज आ कहाँ से रही है। कहा जा रहा है कि उनके फोन ट्रैक किए जा रहे हैं। नहीं, उनके फ़ोन जो हैं वो और उनका सिस्टम ही और होता है। सुनने में यही आ रहा है कि उनको रशियन और चाइनीज़ जो तेज़ू टेक्नोलॉजी है, चाइनीज़ ख़ास तौर पे वहाँ से उनको मिल रहा है। फ़ोन से ये पर्सनल जो हैं इनके फ़ोन का सिस्टम और होता है, ये हमारे वाला सिस्टम यूज़ नहीं कर रहे होते, तो ये इस तरह ट्रैक नहीं होते हैं। ये तो किसी भी कंट्री के जो हैं वो हाई प्रोफाइल फ़ोन इस तरह से ट्रैक नहीं हो सकते अनटिल एंड अनलेस कि वो किसी शॉप से सिम खरीद के इस्तेमाल ना कर रहे हों। तो चाइना अगर हेल्प कर रहे हैं वो एक और बात है, लेकिन जो चीज़ वेस्टर्न मीडिया नहीं बता रहा है वो है इनकी कैजुअल्टीज़। ईरान ने अटैक किया है तो इनके एक जो इनका जो बैटल कैरियर है उसको नुकसान हुआ है, जिसपे ये खबर तो नहीं बता रहे, बहुत फ्यूरियस हैं, और इनके जो पर्सनल हैं वो उनकी जान का नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये लास्ट जो रिपोर्ट थी अमेरिकी मीडिया भी डॉक्टर साहब उसको रिपोर्ट करा था कि इनके फौजियों या उनके जो बच जाने वाले साथी थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके हायर ऑफिशियल्स ने उन्हें खुद ईरान के सामने धकेला है, उन्हें ऐसी जगह पे रखा गया जहाँ पे सिक्योरिटी नाकाफ़ी थी या उनकी लोकेशन
ट्रेस कर ली गई और उसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि मोबाइल्स को भी हैक किया गया है उन्हें ट्रेस आउट करने के लिए। बहरहाल अभी गुज़श्ता रोज़ खबर आई कि बूट्स ऑन ग्राउंड की दोबारा से तजवीज़ है, आबना हुरमस के आसपास जजीरों पे उन्हें उतारा जाएगा। जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है और वो मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है कि एक बार फिर से ईरान को उलझा के कोई कार्रवाई की जाए बूट्स ऑन ग्राउंड की। आपको लगता है कि ऐसी कोई ऑप्शन मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका जो नतीजा है वो बॉडी बैग्स की सूरत में सामने आ सकता है और मज़ीद दबाव बढ़ सकता है अमेरिका पे? जहाँ तक आप बात कर रहे हैं सेलफोन के हैक होने की, तो चाइना और रशिया इसमें मास्टर्स हैं। मेरा ये कहने का मतलब हरगिज नहीं था कि उनके सेलफोन हैक हो नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये था कि ऑर्डिनरी तरीके से हैक नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर स्टेट लेवल पे वो हैक होने पे आ जाएं तो वो ज़रूर हो सकते हैं। और चाइना का जो साइबर जो ये सारे का सारा फ्रेमवर्क है उस पे तो ये सारा प्रोपेगेंडा करते हैं कि चाइनीज़ साइबर क्राइम, तो वो यही होते हैं। और जहाँ तक उनका फौजियों का ये कहना है या पर्सनल का ये कहना है हम सेफ नहीं थे, तो अब मसला ये उनको बेसिस से उठाकर या उनकी कैंटोनमेंट जो बनाई हुई है गल्फ के अंदर उनको आप होटल्स में ठहरा देंगे। जी हाँ। तो वो एक्सपोज तो हैं, क्योंकि उन होटल्स में आम लोग अब फिलहाल रह नहीं रहे हैं, वहाँ पे इस वक्त कोई टूरिज्म तो हो नहीं रही है। और गल्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पे ईरानियन जो फिजिकल प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे उनको इंफॉर्मेशन के लिए शायद किसी सैटेलाइट की भी ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा उनके वहाँ पे लोग हैं जो उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो यकीनन सिक्योरिटी के लैप्सेस तो हैं, और ये सिक्योरिटी के लैप्सेस जो हैं ये पीट हेगसेथ ने ही इनका जवाब देना है, ये सारा फेलियर उनका ही है। तो जहाँ तक है कि जी आपका अगला सवाल था कि ग्राउंड सोल्जर जो है 1.5 लाख से ज़्यादा फौजी चाहिए अमेरिका को अगर वो ग्राउंड सोल्जर लाने चाहते हैं। ट्रंप ने कहा है कि हम अपने फुट सोल्जर नहीं लाएंगे, हम कहीं से ले लेंगे। अब पता नहीं वो सेपरेटिस्ट जो कुर्द हैं उनकी बात कर रहे हैं या नेटो ममालिक या कहाँ से वो लाना चाह रहे हैं। नेटो ममालिक अपने सोल्जर्स नहीं भेजेंगे। नेटो ममालिक एक तो उनकी मिलिट्री जो है वो बहुत स्क्वीज हुई है। नेटो में तुर्की के पास और पोलैंड के पास एक प्रॉपर मिलिट्री है। बाकी इन कंट्रीज ने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी मिलिट्री का बजट बहुत कम करना शुरू कर दिया है। तो जब इनको आइसलैंड की बारी आई थी, इन्होंने कहा कि ट्रंप ने कहा था आइसलैंड हमने आपसे ले लेना। तो जब ये फौजी इकट्ठे करने पे आए थे तो कुछ चंद हज़ारों में कर पाए थे। इनके पास नेटो के पास ऐसा नहीं है। नेटो अगर फोर्स करेगा आर्टिकल 5 अगर ये अगर लगा सकते हैं तो फिर ये तुर्की को, ये पोलैंड को और नेवी है इंग्लैंड की उसको शायद इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन नेटो इसमें बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कूदेगा। उसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। लेकिन ये जो मर्सनरीज हैं वही इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। वो सोचने की बात है वो होंगे कौन, या तो हो सकता है अल-शरा अल-जुलानी सीरिया का जो है वो उसके सोल्जर जो है सस्टेनेबल भी तो नहीं है ये प्लान जो वो बनाकर बैठे हुए हैं, या अगर इसके बारे में सोच तो उसको वहाँ पर रसद पहुँचाना, वहाँ पर उनको पूरी तरह से अकोमोडेट करना उतना आसान नहीं होगा। ये एक बड़ा मुश्किल हदफ होगा जहाँ पर पूरे का पूरा तसल्लुत ईरान का है या गल्फ ममालिक, शायद उनको भी अप्रोच किया जाए इसके लिए। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम देखें इस जंग का आगाज़ दोबारा से एक MOU साइन हुआ, 90 दिन का वक्त दिया गया और बड़ा ही करीब थे मुआहिदा होने के, और पाकिस्तान भी बड़ा पुरुमीद था, दीगर ममालिक भी बड़े उम्मीद थे और आपस में गुफ्तशनीद हो रही थी कि अब किन किन जो चीज़ों पर दोनों अफ्रीकी एग्री कर चुके थे। लेकिन उसके बाद शरारत कहाँ से हुई? क्योंकि कुछ जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं माहिरीन कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ईरान को उन ममालिक के बहरी जहाज़ों पर, बेड़ों पर हमला नहीं करना चाहिए था जो कि सालसी का किरदार अदा कर रहे थे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ये करवाना चाहता था और अमेरिका की जानिब से ये शरारत की गई है। वायलेट ईरान ये कसूरवार ठहराता है अमेरिका को कि उनकी जानिब से वायलेट किया गया। आप क्या समझती हैं, एक बार फिर से इसका आगाज़ हुआ आखिर कैसे और इसमें कसूरवार है कौन? ईरान को ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरी रीडिंग का जो ट्रेजेक्ट्री है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ईरान को ये नहीं करना चाहिए था इसलिए नहीं कि अमेरिका ने इस MOU की पासदारी करनी थी या ईरान पे हमले रोक देने थे या वापस नहीं आना था। मेरी ये रीडिंग नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान को भी ये पता था और सब सालसी करने वाले जितने भी कैरेक्टर थे उनको पता था कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक पॉज है और हमने कंसोलिडेट करना है। अब ईरान ने कंसोलिडेट किससे करना था? गल्फ के कंट्रीज से करना था, फंक्शनल रिलेशन उनके साथ बनाने थे। आखिर अगर आपके रिश्ते खराब हैं गल्फ के कंट्रीज से तो उन्हीं से मेंट करने थे। अमेरिका के हवाले से ईरान ने
ये है कि वो उनकी हमलों का जवाब दे या ना दे, मेरा नहीं ख्याल उससे ये फ़र्क पड़ता है। उससे फ़र्क सिर्फ़ तब पड़ेगा जब अमेरिका के अंदर बाकायदा फंडामेंटली एक डॉक्ट्राइन चेंज हो जाएगी कि अब हमने ईरान की जान छोड़ देनी है, वरना वो ईरान की तरफ आते ही रहेंगे। ईरान की जान छुप सकती है और थी अगर वो पाकिस्तान की बात को लेके चलते रहते कि रीजन के कंट्रीज जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर। तो ईरान ने अपनी एक जो उनकी जो अभी उसे हम विक्ट्री कह भी नहीं सकते, उसी को पॉलिटिसाइज करना शुरू कर दिया, फ्यूनरल को पॉलिटिसाइज किया। अपनी ताकत जो है वो समझे कि शायद हम एब्जॉर्ब करते ही रहेंगे। नहीं, आप बहरहाल एक पूरे ग्लोबल नॉर्थ के सामने खड़े हुए हैं, उनके पास पैसा आपसे ज्यादा है, उनके पास हर चीज आपसे ज्यादा है, डिप्लोमेटिक कवर से लेकर बड़े जो हमारे जो लॉ बेस्ड और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके हाथ में है, वो उनके पपेट हैं, जैसे यूएन है, पाकी है, इंटरनेशनल कोर्ट है। आप कहीं नहीं ठहर सकते हैं, पिछले 40 साल भी आप यही करते रहे। शायद इसी वजह से IRGC हो, पासदारान इनकलाब हो, या जो सियासी क़यादत है उसमें कहीं ना कहीं अख्तिलाफ भी हम देख रहे हैं कि ईरान के अंदर पाया जाता है फैसला साजी को लेकर। लेकिन अगर थोड़ा सा JD वेंस के बयानात की तरफ आया जाए, जिस तरह की वो एक्सपोज कर रहे हैं इसराइल को, जिस तरह की तलखी देखी जा रही है टूवर्ड्स इसराइल उनके बयानात में, इसकी मिसाल कहीं माजी में पहले मिलती है किसी अमरीकी सदर या नायब सदर की तरफ से। दूसरा, ये एक स्ट्रेटजी है गुड कॉप बैड कॉप कि डोनाल्ड ट्रंप हिमायत में रहें और JD वेंस उनके ख़िलाफ़, या फिर आपको लगता है कि रियलाइजेशन कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर अब हो रही है अवामी सतह पे भी, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत या नापसंदीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। और जो गुज़श्ता रोज़ की खबर ये भी थी कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के हवाले से काफ़ी पहले ईरान ने जो बताया कि ये सिर्फ मसालियत के अंदर नेगेटिव किरदार अदा नहीं कर रहे, हर एक चीज़ की रिपोर्टिंग इजरायली सदर को नहीं कर रहे, बल्कि ये पैसा भी बहुत बना रहे हैं। $9 बिलियन से ज़्यादा ये पैसा बना चुके हैं सट्टेबाजी में। क्या कहेंगे इस तमाम बयानात पर? पैसा तो ट्रंप की फैमिली और उनके दोस्तों ने वो बनाया है कि अब लोग जब बोलना शुरू कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो हैरान कुन फिगर है कि कितनी दौलत समेट ली है इस जंग के दौरान में। सिर्फ हर वीकेंड पे हम मुआहदा कर रहे हैं और हर मंडे को हम जंग स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और उससे जो मार्केट फ्लक्चुएट होती है, जो इनर इंफॉर्मेशन होती है जो कि इलीगल है, तो इनर इंफॉर्मेशन अपने करीबी दोस्तों या साथियों को दे के सारा स्टॉक जो है वो उनके साथ कर लेना। जहाँ तक JD वेंस का ताल्लुक है, JD वेंस अपने आप को 2028 के जो इलेक्शन है उनके लिए पिच कर रहे हैं और उन्होंने हवा का रुख देखा है कि आम बंदा अमेरिका के अंदर अब इजराइल से नफरत करता है और वो एक बहुत बड़ा गैम्बल करने लगे हैं। मार्को रूबियो अपने आप को अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए पिच कर रहे हैं APEC लॉबी के साथ और पुरानी फिलॉसफी के ऊपर कि इजराइल हमारा है, हम इजराइल के हैं। उनको वो तो प्रोडक्ट ही इजराइल की हैं मार्को रूबियो जो हैं। JD वेंस जो हैं वो हवा के रुख को देखते हुए सोच रहे हैं कि शायद मैं आम बंदे के कैपिटल के ऊपर ये प्रेसिडेंसी ले लूंगा अगर मैंने अपना स्टांस जो है एंटी इजराइल रखा, जो कि बहुत रिस्की है। इनको पैसा कहाँ से मिलेगा, पैसा देगा कौन, पैसे के बगैर इलेक्शन ये लड़ेंगे कैसे, और फिर इनकी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या बनेगा। तो JD वेंस जो है वो हमारे लिए या सच बोलने के लिए नहीं, वो अपने मुस्तकबिल के लिए आने वाले सदर के तौर पे खुद को प्रेजेंट करते हुए हवा के रुख को देखते हुए ये फैसला कर रहे हैं। क्योंकि आम बंदा इजराइल से बहुत नफरत करता है, तो मेरी इलेक्शन पिच और मेरा मैंडेट जो है वो एंटी इजराइल, एंटी APEC है। अब देखना यह है कि ट्रंप किसको जो है वो एंडोर्स करते हैं, मार्को रूबियो को करते हैं या JD वेंस को करते हैं। उनकी एंडोर्समेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसके अलावा उनके बयानात का हमारे से वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हैं, हमारे लिए वो नहीं है। हमारे लिए अभी फिलहाल वो एक ही सब पेज पे हैं और एक पेज पे होने के साथ उनका पीयर कंपेटिटर चाइना है और चाइना को कमजोर करने के लिए उनको जो चोक पॉइंट्स हैं, जो पानी के रास्ते हैं, जो ज़मीनी रास्ते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल और मोनोपोली चाहिए और उस मोनोपोली के लिए स्टेट ऑफ हुर्मुज़ उनको चाहिए। ईरान के पास बहुत बड़ा लेवरेज है कि चाइना, रशिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ईरान उसका इंतज़ाम संभाले, लेकिन उसका इंतजाम संभालने का मतलब ये नहीं है कि आप अड़ोस पड़ोस में हर एक जो है उसको ह्यूमिलिएट करें, आप अड़ोस पड़ोस में मजाक उड़ाएं। तो फिर हर किसी की अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी तो होती है,
कब तक हम ये कहते रहेंगे कि तो ईरानी जो है उन पे बहुत जुल्म हो शाजी रहा है, साहब ईरानी ये बहुत बता दीजिए कि अब इसका आगे अगला स्टेप क्या होने जा रहा है? क्या मुज़ाकरात के लिए अमेरिका की जानिब से कोई कोशिशें की जाएंगी मीडिएटर का किरदार अदा करने के लिए? अब आगे कौन आएगा? और ईरान जब तक अब एग्री नहीं होता तो डेफिनेटली इनको दोबारा से टेबल पर तो नहीं लाया जा सकता। तो क्या ये हल्की आंच पर यूं ही जंग चलती रहेगी? क्या ईरान इसका मुतहम्मिल हो सकता है? और अमेरिका अब क्या कोशिशें करेगा या इसी तरह से हल्की आंच पर जंग चलती रहेगी? क्या कहती हैं आप? पता नहीं सुबह सुबह, और वो भी एक नेशनल मीडिया पे ढीठ और बेशरम कहा जा सकता है या नहीं। एनीवेज, तो अमेरिका जो है वो ये दोनों चीजें हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ये पॉज चाहिए था, उस पॉज ने उनका कोई पर्पस सर्व नहीं किया, उल्टा उनका बहुत नुकसान हो रहा है। और ईरान ने अगेन जो है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल तरीके से बिहेव किया है, कोई चीज़ जो है वो इधर से उधर नहीं जाने दी है। तो अब दोबारा जब उनको मार्केट नोज डाइव पे जाएगी तो ट्रंप ने फिर पैनिक मोड पे आके हमें कहना है, बल्कि कहना शुरू कर दिया है कि दोबारा से मुआहदा खेलते हैं। हमें रियलाइजेशन है, हम नाइव या बेवकूफ़ नहीं है, तो हम वो मुआहदा खेलने बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें इस जंग को एटलीस्ट पॉज पे तो रखना है। तो ईरान जो है उसको अब ये देखना है कि जब अगला पॉज उसको पाकिस्तान और पार्टनर्स और एलाइज लेकर देते हैं, तो क्या वो उसके दौरान में रीजन के अंदर अपने रिश्ते बहाल करता है या नहीं। क्योंकि हम किसी लंबे मुआहदे के अमेरिका और ईरान के दरमियान तो हम देख ही नहीं रहे, वो बहुत यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। ये बैठेंगे ज़रूर, हर कॉन्फ्लिक्ट का हल जो है वो निगोशिएटेड ही होता है। ये इस MOU पे बैठेंगे या कोई नए एक सफ़ा जो है वो तैयार कर लेंगे, लेकिन ये बहुत ही रीसेंट बात है कि होना ये है कि अब ट्रंप को दोबारा पैनिक अटैक होने ही वाला है, क्योंकि मार्केट में उनकी जो एस्टिमेशन थी और उसके हिसाब से मार्केट नहीं चल रही है। और उस पैनिक अटैक में उन्होंने फिर से कहना है कि आओ मुआहदा करें। अब मुआहदे के लिए ईरान ने कहना है कि जी मेरी शराइत पे करना है, तो ट्रंप ने कहना है हाँ ठीक है, उसकी शराइत पे कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कौन सा बाद में मानना है, तो मुझे फिर उसके बाद 1 महीना चाहिए, तो मैंने फिर अटैक कर देना है। तो उसमें हमें जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तो हम वरना फिर इस चीज़ में फंस जाएंगे इमोशनली कि मुआहदा होना है, यहाँ अमन आ जाएगा और अब भी और जो है हमारी आने वाली नस्लों के लिए नहीं। हमने अमन जो है वो अपनी अकल से, अपनी सहम से और अपनी डिप्लोमेसी से और बाज़ औक़ात अपनी डिटरेंस से यहाँ पे बनाना है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहबा। और इस वक्त सूरत वो ये लगता है कि ईरान किसी भी तौर पर किसी और मुल्क की इजारादारी, अमेरिका की इजारादारी आबना हुर्मस पर कायम नहीं होने देगा, और उसने वो हमलों के ज़रिए साबित भी कर दिया है। लेकिन आस पड़ोस के मुल्कों को साथ लेके ईरान को भी चलना होगा और उन ममालिक को भी सोचना होगा कि अगर वो ईरान की इमा पर, अमेरिका की इमा पर ईरान पर हमला करते हैं तो अल्टीमेटली उनको इसी खत्ते में सर्वाइव करना है, और उन्हें सबसे ज़्यादा आबना हुर्मस की ज़रूरत। बिल्कुल, और ये भी समझना होगा कि अमेरिका किसी की ना तो छत्र छाया किसी को दे सकता है और ना ही किसी को अपनी अम्ब्रेला में लेकर महफूज रख सकता है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने 2027 के ICC वनडे वर्ल्ड कप के लिए नए फॉर्मेट की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक इजाफी मुकाबला देखने के इम्कानात बढ़ गए हैं। लेकिन हम तो ये दुआ करते हैं मुकाबला कम हो या ज़्यादा हो या इजाफी हो, हमारी पोजीशन मजबूत होनी चाहिए, नाक ना कटवा देंगे हमारे। और अक्सर तो हम ये दुआ करते हैं कि काश कि हम भारत के साथ खेलें ही ना, या हम खेले ही ना होते। तो इस नए फॉर्मेट के मुताबिक जनाब जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया भी इस वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगी और मजमूई तौर पर 14 टीमें इसमें शरीक होंगी। तहम जो इब्तदाई मरहला है उसमें कम दर्जा बंदी वाली जो 3 टीमें हैं वो प्री क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगी और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेंगी। तो हम जानते हैं हमाद सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे हमाद भाई। और हमाद भाई, आप कितना को ऐसा इकदाम समझ रहे हैं, इसको कितना खुश हैं आप, ये जो नई अमेंडमेंट्स की गई हैं, नई तकरीबकारियाँ कह लें की गई हैं, इजाफी मैच आ गया ना एक। बिल्कुल, हमारे 2 मैचेस इजाफी मैच जो है वो हमें दे दिया गया है। तो हम तो अक्सर अपनी टीम की परफॉर्मेंस देख के ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि भारत के साथ मैच ही ना हो, क्योंकि जो वो हजीमत होती है, जो वो शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, उससे हम बच सकें। तो अब जो ये मैच एक इजाफी दे दिया गया हमें भारत के साथ, आप समझते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी आएगी इससे? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ICC का ये जो फैसला है क्रिकेट को ग्लोबलाइज करने के लिए, हम आपको पता है कि आइंदा जो ओलंपिक्स होने हैं 2028 में, उसमें भी T20 क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो क्रिकेट को उन ममालिक में लेके जाया जा रहा है, जिस तरह फुटबॉल को अभी आपको नजर है केप वर्डे जो एक छोटा सा जजीरा है उसको इंक्लूड किया गया उसकी पॉपुलेशन की बुनियाद पर। तो क्रिकेट को भी क्योंकि ओलंपिक्स में आ गया तो इसको और
फैलाया जा रहा है कि उन ममालिक में भी लेके जाया जाए जहाँ अभी इतना नहीं है। हमें पता है कि वहाँ पे खेलेगा कौन, वहाँ पे एशियन ही प्लेयर्स जाके वहाँ पे खेल रहे होंगे जिनको पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका, बांग्लादेश में मौका नहीं मिल रहा होगा। वो एक अपॉर्चुनिटी जाके आपको मोस्टली नजर आएंगे। फिर इस फॉर्मेट की अगर बात की जाए, देखें नंबर ऑफ टीम्स बढ़ जाना, उसमें कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज ये करना पड़ता है कि क्वालिटी या क्वांटिटी, कि क्या बेहतर है कि वो टीमें जिनकी कोई एसोसिएट मेंबर है वो जब आके खेलेंगे उनके अगेंस्ट कोई अगर परफॉर्म करेगा तो क्या वो खुश हो जाएगा कि मैंने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दी है, वो रिकॉर्ड बुक में जरूर आ जाएगा, लेकिन वो टफ ऑपोजिशन के अगेंस्ट अगर हो तब प्लेयर खुद भी अंदर से खुश होता है कि यार मैंने किसी के अगेंस्ट कुछ परफॉर्म करके दिखाया। अच्छा, ये जो 14 टीमें हैं इसमें आखिरी 3 टीमों की सुपर सीरीज होगी और उनमें से टॉप टीम जो है वो आ जाएगी इनटू राउंड रॉबिन, जो कि 12 टीमें होंगी और इन 12 टीमों को 2 ग्रुप किया गया, उनमें से टॉप 3 टीम्स हर ग्रुप की और चौथे नंबर की वो टीम जो इन दोनों ग्रुप में से सबसे बेहतर होगी। तो कुल मिला के 60 टीमें जो हैं वो राउंड रॉबिन लीग में आएंगी और फिर इनके दरमियान 21 मैचेस और फिर उसके बाद सेमीफाइनल एंड देन फाइनल। अच्छा चलें, ये सारी चेंजेस तो अच्छी बात है और इजाफी मैच रख दिया, चलें वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो रवैये हैं, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ख़िलाफ़ इक़दामात हैं भारतीय टीम के, बीसीसीआई के, जो हैंडशेक है, चलें हमें हैंडशेक से भी गर्ज नहीं है, जो छेड़छाड़ भी होती है कि पाकिस्तान की जगह उनका तराना चला देना, फ़ोटोशूट में उनके कैप्टन्स का ना आना, उनकी टीम का ना आना, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके ख़िलाफ़ भी कोई डिसिप्लिन की जो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं उनके ऊपर भी कोई इक़दामात होंगे, उसको भी कायदे में लेकर आया जाएगा? देखिए, इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स या इंटेंशनली करने के बाद बस एक छोटी सी स्टेटमेंट आती है कि जी हम इसकी माफ़ करते हैं, वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट कोई छोटा गली मोहल्ले का इवेंट तो नहीं है कि हम कहेंगे माजरत कर ली। तो क्या नीयत थी आपको सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है, आईसीसी कौन रन कर रहा है, उनकी इंटेंशन पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या है, मतलब ये हमें पता है सबको। लेकिन जब हम बात करें पाकिस्तान की तो मैं कहूँगा कि हमें जो जवाब देना है वो ग्राउंड में जाके देना है, परफॉर्मेंस के थ्रू देना है। कहेंगे कि जी वो माजरत कर लें लेकिन हमारी गेम ना इम्प्रूव हो तो वो फिर बड़े अरसे से नजर आ रहा है। शायकीन क्रिकेट की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की बात करते हैं, तो वो कहते हैं यार डिलीवर तो करो ना यार, पहले मतलब हम डिलीवर ही नहीं कर पा रहे। तो कौन सा साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाता है व्हेन वी प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, बाकी टीमों के खिलाफ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो चले नजर आती है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आपको नजर आता कि हम कोई मुकाबला कर रहे हो, कोई मैच जीत रहे हो, मतलब 10 मैच जीत जाना ये बड़ी बात नहीं है, फिर उसको हम फ्लूक कहेंगे कि तुक्के से हम जीत गए। तो कंसिस्टेंसी के लिए सेट ऑफ प्लेयर्स का वो जो अभी आया क्रिकेट में वही खेलेगा जो डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 डे क्रिकेट खेलेगा। इसी तरह T20 और 1 डे में भी बहुत सारा थॉट प्रोसेस चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये 2 साल के बाद हो रहे हैं, 27 में होगा वर्ल्ड कप, 28 में होगा T20 वर्ल्ड कप, तो उनकी प्लानिंग हमें कहाँ से करनी होती है। अच्छा, अमान भाई आपने साइकोलॉजिकली कहा कि हम भारत के अगेंस्ट प्रेशर में होते हैं, हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, बाकी टीमों के अगेंस्ट तो हम फिर भी कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं। तो इस साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है जो हमारी टीम अपने ऊपर हावी कर लेती है भारतीय टीम को, इसके ऊपर भी तो काम करने की ज़रूरत है कि उनकी कहीं मेंटल हेल्थ, उनके टेंट्रम की वजह से भारतीय क्रिकेटर्स या उनकी टीम या उनके कोचेस कप्तानों की वजह से कहीं हमारी टीम के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा। हमें उसके लिए काउंसलिंग भी तो करनी होगी, अपने प्लेयर्स को बूस्ट अप करना होगा, उनको इतनी हिम्मत देनी होगी। इसके लिए क्या हमें काउंसलर्स रखने होंगे, स्पेशली उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी ग्रूमिंग के ऊपर काम करने के लिए? बिल्कुल रखे हुए भी हैं और उनकी आउटपुट अब देखनी पड़ेगी। देखिए, प्लेयर का अपना सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। वो और एक और चीज़ जिससे मैं कहूँगा कि इनको बहुत ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए, वो है सोशल मीडिया से इन प्लेयर्स को बिल्कुल दूर कर दें। उसका प्रेशर बहुत होता है क्योंकि आपके पास वो जो गैजेट्स हैं वो आप इतना कुछ देख रहे होते हैं और वो माउंट होता जाता है आपके ऊपर, लोगों की एक्सपेक्टेशन। लोग चाहते हैं कि जब आप अगर पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं तो बिल्कुल 100% आप ही जीतें। तो खेल है, पहले तो इसको खेल समझें और खेल में अपनी खेल को बेहतर करें कि हम अगर इंडिया से वीक कहाँ है, किस डिपार्टमेंट में हम समझते हैं कि पाकिस्तान उनसे वीक है। पाकिस्तान की एक विकेट गिरती है, हम रिलाई करते हैं, लेट्स से बाबर आजम पे रिलाई करते हैं, जैसे बाबर आजम आउट हुआ बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेयर जो 10 बाकी उनके शोल्डर गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? आपका भी तो रोल है, कमी तो नहीं है पाकिस्तान टीम में। तो आप कैरेक्टर शो करें कि नहीं, अगर बाबर आउट हो गया तो मैं डिलीवर करके दिखाऊंगा, बाकी 10 जो हैं वो कुछ ना कुछ डिलीवर करने, बजाय इसके कि आप बिल्कुल एक रेत की दीवार साबित हो
और हम वन साइडेड मैच और आधा मैच भी नहीं हुआ था और पता चल जाता है कि कौन सी टीम जीती है कौन सी हारी है। तो पाकिस्तान प्लेयर्स को मेंटली बहुत टफ होना पड़ेगा और मेंटली टफ होने के लिए वो माजी में आपको पता था इमरान खान, ग्रेट इमरान खान हर प्लेयर को कहते थे, मतलब उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते थे। अगर इंजमामुल हक की बात कर ली जाए 92 के वर्ल्ड कप, उन्होंने खुद बताया कि मैं बहाना कर रहा था, मैं नहीं खेलूंगा अगला मैच, लेकिन उन्होंने कहा तुम खेलोगे। मतलब एक प्लेयर को एक बड़ा खिलाड़ी जब कॉन्फिडेंस दे देता है तो फिर उसकी गेम ही और नजर आती है। तो बिल्कुल, और ये कॉन्फिडेंस हमारे अपने खिलाड़ियों को देना होगा ताकि, और उन्हें भी अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना होगा, अपने आप को मनवाना होगा इस ग्राउंड के अंदर। अदरवाइज भारत इसी तरह से आपके ऊपर हावी रहेगा तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमाद सदीकी मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं नाजरीन। और अभी आपको बताएं, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है मुल्क भर में। आइंदा सिर्फ आज से लेकर अगर हम देखें तो 15 रोज़ का पेट्रोल मौजूद है, ज़ख़ीरे ख़त्म हो चुके हैं और उसके बाद आवाम को फ्राहम नहीं किया जा सकेगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बाज़ाब्ता ख़त लिख कर हुकूमत को ख़बरदार किया है कि अब जो है हमारे पास कैपेसिटी नहीं रही है, सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन का ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है। तो जुनैद, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर वर्क फ्रॉम होम ही होगा अल्टीमेटली, लेकिन ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। ईरान अमेरिका की कशीदगी की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की नई जो शिप्स हैं पहुंचने में रुकावटों का सामना है। मुख्तलिफ शहरों से अहवाल हम जानते हैं। इस्लामाबाद से शहर इक़्तिदार से आफ्ताब जहान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आफ्ताब जहान, शहर इक़्तिदार में क्या खबरें हैं? पेट्रोल की फराहमी इस वक्त किस तरह से जारी है और 15 रोज़ के बाद का प्लान है क्या हुकूमत की तरफ से? जुनैद और विशाल, ऐसे ही है। मुल्क भर में MS पेट्रोल का जो ज़ख़ीरा है वो सिर्फ 15 दिन का रह गया है। दूसरी जानिब अब क्योंकि एक मरतबा फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी सामने आ रही है, जिसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश का भी सामना करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से जो पेट्रोलियम मसनूआत के नए शिप्स हैं वो भी पहुँचने में, उनमें भी रुकावटें दरपेश हो रही हैं जिसकी वजह से अब जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनका ज़ख़ीरा कम हो रहा है। दूसरी जानिब जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से हुकूमत को एक ख़त लिखकर ख़बरदार भी किया गया है और उस ख़त में उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो पेट्रोल का ज़ख़ीरा है वो सिर्फ 15 दिन का रह गया है और 15 दिन बाद वो इस काबिल नहीं हो सकेंगे कि वो आवाम को पेट्रोल मुहैया कर सकेंगे। ख़त में उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि अब हुकूमत क्योंकि 15 दिन का पेट्रोल रह गया है तो 15 दिन बाद आवाम को मुहैया करने के लिए जो पेट्रोल चाहिए उसके लिए और उसको उसके नए शिप्स के लिए भी कोई इक़दामात करें। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अब जो पेट्रोलियम आफ्ताब जहां, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम रुख करते हैं मुल्तान का और हमारे साथ आसिफ बलोच है मुल्तान से। आसिफ बलोच, आप बताइएगा, मुल्तान में भी क्या पेट्रोलियम बहरान शुरू हो चुका है, उसके असरात देखने को मिल रहे हैं या पेट्रोल की दस्तयाबी बिला किसी तअत्तुल जारी है? जी, क्या पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान होने जा रहा है? तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि जैसे जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कंपनीज़ हैं जितनी भी, उन्होंने हुकूमत से कहा है कि आप इंटरवीन करें। उसके हवाले से यहाँ पर जो है हमने देखा कि मुल्तान में तो अभी तक कोई बहरानी कैफियत हमें दिखाई दे नहीं रही। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि शहरी जो हैं उनको अगर ऐसी खबरें मिल रही हैं तो वो पेट्रोल ज़्यादा डलवा रहे हैं। अगर कोई 1 लीटर डलवाता तो वो 2 से 3 लीटर डलवा रहा है। खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि अगर बहरान पैदा होता है या कीमतें भी बढ़ती हैं तो उससे पहले पेट्रोल डलवा दीजिए। यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। अच्छा, कितना पेट्रोल डलवाया आपने? सर 1000 का। तो पहले कितना डलवा? 200-300 मैक्सिमम। अच्छा, तो क्यों 1000 का क्यों डलवा? सर उसकी रीज़न ये है कि बहरान ख़तरा है और जो गवर्नमेंट हुकूमत है हमारी, इसमें जंग की वजह से किसी भी टाइम हमें यही खदशात होते हैं कि। आपका बहुत शुक्रिया। लोग एहतियातन पेट्रोल ज़्यादा डलवा रहे हैं। रुख करेंगे कराची का। कराची में समीर राजपूत, आप बताइएगा कि यहाँ पे किल्लत की सूरत हाल क्या है, हुकूमती पॉलिसी क्या है, लोगों में क्या पैनिक दिखाई दे रहा है? देखिए जी, अमेरिका ईरान कशीदगी की वजह से एक बार फिर जो है आपनाए हुर्मुज़ मुतासर हो चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोल बहरान का खदशा पैदा हो चुका है। 15 दिन का जो है वो मुमकिन तौर पर पेट्रोल बाकी है, जिसकी वजह से तेल कंपनियों ने पाकिस्तान से डायरेक्ट मुदाखलत का मुतालबा कर दिया है। अगर बात करें तो शहरी जो है इस वक्त खासी जो है वो तशवीश का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोल पंप पर जो है वो शहरियों का रश दिखाई दे रहा है। कुछ शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। पेट्रोल आपको आसानी से मिल रहा है, कोई मुश्किलात तो अभी आपको सामने पेश नहीं आ रही हैं?
नहीं, फ़िलहाल तो ये है कि पेट्रोल अवेलेबल है, तो ये है कि हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल को स्टोरेज करें, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह के हालात हैं, हालात जिस तरफ जा रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ज़ाहिर है पेट्रोल को शुक्रिया। स्टोरेज करें। समीर राजपूत साथ मौजूद थे और इस वक्त हुकूमत भी एक्टिव हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये भी कह दिया है कि वो बहुत जल्द नोटिस लेंगे इसके हवाले से और अभी ये भी देखना होगा कि ये खुद साख्ता बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है या फिर जेन्युइनली हकीकी बहरान है। बिल्कुल बहरान जो है वो पैदा हो चुका है या इस वक्त शॉर्टेज हो चुकी है पेट्रोल की और हम उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द से जल्द बेहतर हो जाएं। हमारे साथ तमाम नुमाइंदगान मुताब जहां, आसिफ बलोच, समीर राजपूत, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। और आपको इस वक्त एक बहुत ही ख़ास मेहमान से हम मिलवाने लगे हैं और इंटरनेशनल इवेंट मुकाबला हुस्न मिस वर्ल्ड का वो तो आप देखते ही होंगे हर साल। पाकिस्तान आलमी मुकाबला हुस्न में पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर शरीक होने जा रहा है, जो कि हमारे लिए सरप्राइजिंग है, यकीनी तौर पे ऑडियंस के लिए भी होगा। बिल्कुल, और जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी मिस पाकिस्तान अनायका जमाल इकबाल कर रही हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए भी बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अनायका पाकिस्तान को प्रेजेंट तो कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहती नहीं है और पाकिस्तान से ताल्लुक़ होने के बावजूद वो पाकिस्तानी लगती भी नहीं है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। तो हम अनायका जमाल को ही बुला चुके हैं यहाँ पर, तो हमारे मदद किया है, लेकिन उससे पहले कुछ बता देते हैं ना कि जो क्या क्वालिटीज़ हैं। सिर्फ मुकाबले हुस्न में वो शरीक नहीं हो रही। 24 साल अनायका जमाल इकबाल जो हैं वो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में मास्टर्स की तालिबा हैं और इससे कबल भी मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मुकाबला हुस्न में पाकिस्तान का परचम बुलंद कर चुकी हैं। अब उनकी तस्वीर भी साथ साथ देख रहे हैं, आपकी मुलाकात भी बराह रास्त उनसे करवाते हैं। जनाब थोड़ा सा तहम्मुल रखिएगा। इससे कबल मिस अर्थ, मिस ग्लोबल, मिस कॉस्मो, मिस एक्वा इंटरनेशनल और मिस इंटरनेशनल समेत कई आलमी मुकाबलों में शिरकत भी कर चुकी हैं और बहुत से चैरिटी के काम भी करती हैं भी इंसानी खिदमत जी। और आपको बताएं कि मुनक्किद होने वाला ये जो फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड मुकाबला है, इसमें भी 4 एजाज़ात वो अपने नाम कर चुकी हैं। इससे ही उन्हें तवज्जो भी मिली है और अनायका सिर्फ मुकाबला हुस्न ही नहीं बल्कि समाजी खिदमात, जो कि जुनैद भी कह रहे हैं, उस मैदान में भी काफ़ी मुतहरक, काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं। और उन्होंने मिस वर्ल्ड के मारूफ जो प्रोग्राम है ब्यूटी विद अ पर्पज़ के तहत पाकिस्तान में थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए भी बहुत सारी समाजी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दी हैं। तो हम अनायका जमाल का भी रिसेंट जो एक ताजपोशी का भी इवेंट रखा गया था, मकामी होटल में मुनक्किद किया गया था, उसमें उन्हें ताज भी पहनाया गया। तो पाकिस्तान जो है वो मिस यूनिवर्स के लिए किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कुछ क्राइटेरिया है और किस तरह से पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो करेंगी, कितना वो अच्छा फील कर रही हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, ये सब हम जान लेते हैं क्योंकि हमारे साथ ही अनायका जमाल मौजूद हैं। तो अनायका जमाल, how are you, Anaika? I'm good. How are you? Alhamdulillah. Are you excited to present Pakistan International Forum? I am very much. I am super grateful and also grateful for being here. So thank you so And much. how's your preparation? It has been very long. We have a lot of preparation, catwalk training, makeup training, hair, dresses. So it's really tough, but I'm managing it. Zabardast. Can you explain criteria of Miss World? What, sorry? Criteria. Oh yeah. So first of all, you have to be qualified to be appointed to Miss World, which you will be by your own organization. I belong to Miss Pakistan organization owned by Sonia Ahmed. I was selected back in 2022 and therefore I got my experience through other pageants such as Global, Earth, Cosmo, and then Sonia selected me to go to Miss World because of my experience and she has trusted me. That's great. Nice. And who is your inspiration? I would say that my biggest inspiration, which is a cliche, but it's my mom. She is my biggest supporter. Wonderful. And she has been with me since I was a kid. She only took care of me and my 2 sisters without my dad. So she is my inspiration to be strong and do what I would love to do. That's great. Nice. Previous Miss Worlds, which one is your favorite? I don't have one favorite Miss World because I think that everybody who won the crown deserves it. So there's not one favorite woman because they all have their own qualities and they all know how to wear the crown with pride. So there's not one favorite. You are working with thalassemia patient also. Yeah. How do you feel? Sad. Mostly because that I was working with Sundus Foundation, Noor Foundation, Renal Care Foundation, and I saw kids, really sick kids, also older people were sick, and with thalassemia, there's not much you can do for them. You can be there for them, you can give them a smile, you can give them donation, gifts and roses. So it's pretty sad to watch. This is actually like people that are unprivileged that
doesn't Okay. have the same life as us. Anaika, do you understand Urdu? Thoda thoda. Why? Thoda. Your parents from Pakistan, I think. Then why you don't understand even Urdu, speak Urdu? क्योंकि मैं डेनमार्क से रहती हूँ. I was born there, so Danish मेरा mother language है. Okay. When I was a kid, I did speak Urdu fluent. My mom told me I could speak everything in Urdu. So now मैं समझ आती हूँ थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ. That's okay, but we can थोड़ा. understand कि वहाँ के जो brought up है, जारी बात है, उसके असरात होते हैं. लेकिन we are happy you are presenting Pakistan Thank you. in world Miss World event. When this going to be happen? In August to September, so 1 month. Okay, so are you ready? I am, not fully. I still have my preparing and all that stuff, but I am kind of ready, yeah. Okay, how many countries participating in this event? 120. 120. And how many participants in this event? How many girls? 120 countries, so 1 girl from each country. Okay, nice. पाकिस्तान की आपको कौन सी अच्छी चीज़ लगी है उर्दू में ही बताना है आपने? Which one is your favorite thing in Pakistan? Favorite thing Can you Pakistan? speak in can you खाना? elaborate in Urdu? खाना खाना. बहुत ज़्यादा. Which dish? बिरयानी. आलू गोश्त. Okay. मैं बिरयानी नहीं पसंद. सिर्फ रोटी खाना, परांठा, नान. बिरयानी नहीं Desi, पसंद. she like desi food, I think. Nice. मुझे नहीं पता बिरयानी मेरी So spicy, very spicy. That's why? स्पाइसी नहीं पसंद. Okay, spicy. Only थोड़ा सा. And which place do you like in Pakistan? What place? Yeah. I would say Lahore Fort. Lahore Fort. Yeah, so much beautiful landscape, Have You you visited visited northern areas? northern areas? such as Islamabad and all that. Yeah. No, KPK, Sawat, Kalam. Actually, not yet. No, but I want Okay. to. And so many beautiful places in Pakistan. you Yeah, should there visit. is. Yeah. Oh, have you gone to Androon, Lahore? To what? Sorry. Food Street, Androon, Yeah, yeah, Lahore, yeah, I did, old yeah. walled city. Yeah. Have We you always visited? go, when I'm here, we always go to different food streets and try out the different food that they have, like Dahi Bhalle. They also do like the fries Dahi bhalle. outside and all that. So yeah, we do that a lot when we're here. Have you tried Golgappe? Yes, I did. Arey wah. So you are leaving on 5th August. Yes. Any message to Pakistani public, girls who wants to participate this event? In future? In future. I would say that they should go for it, but they have to prepare themselves to be ready because this is a hard competition. It's not easy. There's a lot of work. I think that you know because your job is also really hard. You have to prepare a lot. And so if they want to do it, just prepare, chase their dreams and go for it. That's great. We wish you best of luck. Thank you so Anayika. much. Good luck. हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जा रही है पहली बार मिस वर्ल्ड के मुकाबले में। तो अनायका न सिर्फ खूबसूरती के लिहाज से बल्कि अपने किरदार के लिहाज से, अपने काबिलियत के लिहाज से और जो चैरिटी का ये काम कर रही हैं और जिनके फ्यूचर प्लान्स में उसमें ये कामयाबी हासिल कर सकें। थैंक यू अनायका, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और हम उम्मीद करते हैं, दुआ गो हैं अनायका के लिए कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान के परचम तले कोई भी बच्ची किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो तो हमें खुशी होती है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, आप कहीं मर जाएगा, दीगर हम शुरू होंगे इस ब्रेक के हमारे बाद। साथ वेलकम बैक। और बात करते हैं वालिदैन की, जिनकी सभी की ये ख्वाहिश होती है, हमारी भी ख्वाहिश है कि उनकी बच्चा जो है उनकी ज़िंदगी में कामयाब हो, बाएतमाद हो, बाकिरदार हो और एक मुकम्मल इंसान बन सके। मगर ये कामयाबी सिर्फ ज़्यादा मोहब्बत या हर ख्वाहिश पूरी कर देने से हासिल नहीं होती, बल्कि बेशक मोहब्बत की बच्ची की बुनियादी ज़रूरत के तौर पे हम उसे मोहब्बत देते हैं। अगर देखा जाए तो मोहब्बत के साथ मुनासिब तरबियत, नज़्म ज़ब्त और ज़िम्मेदारी का एहसास ना दिया जाए तो फिर ये जो बच्चा है वो दूसरों पर इन्हिसार करने का आदी हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। और कभी कभी वो बड़े कहते हैं ना कि ज़्यादा लाड प्यार बिगाड़ भी देता है बच्चे को, और पेरेंट्स जो है वो ये फ़ैसला ही नहीं कर पाते हैं कि उन्हें अपने बच्चे को अपनी उंगली के साथ लगा कर रखना है, उंगली पकड़कर ही चलना सिखाना है या फिर उसे इंडिपेंडेंट होने देना है, ताकि अगर पेरेंट्स सर पर नहीं है या वो अकेला बाहर कहीं मूव कर रहा है तो वो गिर ना जाए ठोकर खा के। तो अपने बच्चों में ये खुद एतमादी पैदा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ डॉक्टर समिया आतर साहिबा मौजूद हैं, लाइफ कोच। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहिबा आपको। डॉक्टर साहिबा हमारी रहनुमाई कीजिएगा, हम
हम लोग बड़े सेंसिटिव पेरेंट्स हो गए हैं। हमारे जो पेरेंट्स थे वो तो हम 10 बार भी गिरते थे तो वो दूर से बैठे हुए बता देते थे कि कोई बात नहीं, चींटी का आटा गिर गया, दोबारा उठ जाओ और खड़े हो जाओ, और हम दोबारा उठते थे, खड़े हो जाते थे और शायद अगले स्टेप पे हम दोबारा गिर भी जाते थे। लेकिन उससे एक चीज़ हमें ये समझ में आई कि हमें गिर के उसके बाद उठना कैसे है, उठने के बाद गिरने के बाद फिर संभलना कैसे है। लेकिन हमारे बच्चे जिनके लिए हम बड़े ही नरम दिल रखते हैं, हर माँ बाप रखते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को हल्की सी चोट भी नहीं लगने देते, हल्की सी खरोश नहीं आने देते। टीचर कोई डांट दे बच्चे को तो वो भी हमसे डाइजेस्ट नहीं होता। तो हम किस तरह से, हम क्या अपने बच्चों में खुद एतमादी पैदा कर रहे हैं या एतमाद का फुकदान कर रहे हैं उनके अंदर पैदा? जी, जब बच्चों को ये मालूम होता है कि कोई इंसान है जो हर वक्त उनको रेस्क्यू कर रहा है, एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की तरह, और वो उनका हर काम कर रहा है, उनकी हर गलती को सीधा कर रहा है, तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर ये बनाना शुरू कर देते हैं कि हम गुड इनफ नहीं है कि हम अपने काम खुद कर सकें, हम गुड इनफ नहीं है कि हम अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकें, हम गुड इनफ नहीं है कि हम अपने लिए खुद स्टैंड ले सकें या हम अपनी ज़िंदगी को खुद से संभाल सकें। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर एक शदीद एहसास कमतरी का एहसास पैदा कर देती हैं। तो हाँ, एज ए पेरेंट हम तो समझ रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छा करें और बहुत प्यार करें, लेकिन जब भी हम बच्चे को किसी ऐसी सिचुएशन से रेस्क्यू करते हैं जहाँ पर वो खुद से अपनी मदद आप कर सकता है, तो असल में हम बच्चे के अगेंस्ट, उसकी वेलबींग के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। इसके मुकाबले में एक और पेरेंटिंग है जिसको हम कहते हैं कंसल्टेंट पेरेंट। ठीक है। जैसा कि एक कंसल्टेंट होता है कि जो सिर्फ उस वक्त स्टेप इन करता है जब सूरत हाल बाहर होने लगती है या कोई मशवरा चाहिए होता है। तो वो पेरेंट्स के जो एज ए कंसल्टेंट अपने बच्चों की जिंदगियों में एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाते हैं। नंबर 1, वो बच्चे को डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं। ठीक है। नंबर 2, वो बच्चे को खुद मुख्तारी सिखाते हैं। और नंबर 3, वो बच्चे को एहसास जिम्मेदारी सिखाते हैं। अब हम ये समझ सकते हैं कि ये बड़े बड़े अल्फाज हैं और एक छोटा सा बच्चा इनसे कैसे रिलेट कर सकता है। हालांकि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि बच्चे के साथ हम जैसा कि इतना छोटा बच्चा लाइक 2 साल के बच्चे के साथ भी हम ये सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम जो एहसास ज़िम्मेदारी है या एक ज़िम्मेदार इंसान या एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट को बनना है, उससे पहले कुछ स्टेप्स होंगे ना कि जिसमें बच्चे को हम एक खुद मुख्तारी देंगे और उसको फैसला करना सिखाएंगे। ठीक है ना, वो अमल हम 2 साल की उम्र से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है कि जिसको हम जितनी देर से स्टार्ट करेंगे उसकी हमें उतनी बड़ी लर्निंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतनी छोटी लर्निंग कॉस्ट। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप जो सब आप मिसाल दे के बता सकें कि किस तरह की जिम्मेदारी इस एज से बच्चों पर डालनी चाहिए और फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे वो बड़े होते जाएं किस तरह की जिम्मेदारियां उन पर आयद की जाएं ताकि एहसास ज़िम्मेदारी तो पैदा हो और वो यूँ ना लगे कि हम उनके ऊपर ओवर बर्डन उनको कर रहे हैं या उसके ऊपर इजाफी बोझ डाल रहे हैं। जी, इसके अंदर ये जैसे मैंने कहा ना कि हम उनको शुरू से एक फ़ैसला करने की सलाहियत सिखाएं और एक खुद मुख्तारी भी दें, जिसके अंदर आप छोटे बच्चों को छोटी छोटी चॉइसेस दें। मसलन हम फैसला करते हैं ना, बच्चे ने कौन से कपड़े पहनने हैं, उसने कब सोना है, कब उठना है, हम बच्चों से बात नहीं करते, हम उनकी ओपिनियन को कंसिडर नहीं कर रहे होते, नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर आप छोटे छोटे फैसलों में बच्चों को शामिल करें। मसलन उसके सामने दो सेट ऑफ कपड़े रख दे और उससे कहे तुमने इनमें से कौन सा पहनना है। बिल्कुल ठीक। 2 खाने रख दे, तुमने इनमें से कौन सा खाना है। 2 जूते रख दे, तुमने इनमें से कौन सा पहनना है। ठीक है, बिल्कुल सही। और उसके बाद बच्चा जो भी चूज करे उसको चूज करने दें। इसी तरह यानी ये इतना छोटा स्टेप है कि जहाँ पर हम बच्चों को एक प्रोटेक्टिव लिमिटेड चॉइसेस देते हैं, एक ऐसी सेट ऑफ चॉइसेस देते हैं जहाँ पर बच्चा किसी खतरे में नहीं जाता। नंबर 2, बच्चा घबरा नहीं जाता बहुत सारी चीज़ों के बीच में चूज़ करने से। तो आप सिर्फ 2 चीज़ों की चॉइस से स्टार्ट करें, उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 3 चीज़ों में चॉइस दें, 4 चीज़ों में, 5 चीज़ों में, बच्चे को अपने लिए खुद फैसले करने दें। इसी तरह जब बच्चा फैसला करते हुए कोई गलती कर दे, अब ज़रूरी नहीं कि बच्चा उसी ब्रैकेट के अंदर रहेगा खुद के लिए फैसला करने में जो आप उसके लिए बना रहे हैं। कभी कभी वो खुद के लिए उससे बाहर जाके भी कुछ चॉइसेस बनाएगा। बिल्कुल सही। कुछ करना चाहेगा, मसलन किसी दिन वो ये कह देगा मैंने आज नाश्ता नहीं करना, तो हम उसके पीछे फिरने के बजाय उसको अलाउ करें तो वो एक अपने लिए गलत फैसला करे।
और उस गलत फैसले के नताइज को भुगते। बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि नज़्म व ज़ब्त का फुकदान भी है बच्चों में। बच्चे टॉयज़ बिखेर देते हैं, कपड़े उतारेंगे बिखेर देंगे, बच्चे घर को मैसी कर देंगे। माँ अगर घर पे मौजूद नहीं है, थोड़ी देर के लिए भी आंखों से ओझल हो गई है, तो उसके बाद घर जो है वो जंगो जदल का मैदान लगेगा, वो घर नहीं लगेगा। तो बच्चों में नज़्म व ज़ब्त पैदा करने के लिए क्या किया जाए फिर? क्योंकि हमने शुरू से बच्चों को इस बात की आदत डाली है कि उनके सारे काम हम खुद कर देते हैं, क्योंकि हमें वो आसान लगता है। तो इसलिए बच्चों को अपने काम खुद करने की आदत ही नहीं होती। ठीक है। छोटे से छोटे बच्चे के अगर उसने खिलौने बिखेर दिए हैं, अगर उसने कोई चीज़ कर दी है, कोई मैस कर दिया है, कोई चीज़ गिरा दी है, बजाय खुद से भाग के वो काम करने के, आप उस बच्चे को कहें आओ हम मिलकर ये काम करते हैं, आओ हम मिलकर खिलौने समेटते हैं। बच्चा तो कनेक्शन सीख कर रहा है, ये तो बच्चे की वायरिंग है, वो तो बायोलॉजिकली वायर्ड है इस चीज़ के लिए कि उसको कनेक्शन चाहिए। तो अगर उसको वो कनेक्शन एक ऐसी एक्टिविटी से मिल रहा है जो हेल्दी है, पॉजिटिव है, आप उसको अपने साथ मिला कर करें, आओ हम ये काम करें, और उस काम को करते हुए आप खुद भी पिस्ड ऑफ नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हैं, बच्चे को कुछ बुरा भला नहीं कह रहे, बल्कि हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या होगा, वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चे को ना सिर्फ ये कि काम खुद करने की आदत हो जाएगी, बल्कि उस चीज के साथ जो उसके जहन में मेमोरी बनेगी वो प्लेजेंट होएगी। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसलिए अच्छा, फिर बच्चे को बिस्तर अपना खुद दुरुस्त करने दिया जाए, बच्चे को अपना बैग खुद समेटने दिया जाए, टॉयज़ खुद समेटने दिए जाएं, जैसे आपने भी कहा कपड़ों का इंतखाब खुद करे, अपने कपड़े तब्दील खुद करे। एक तो पेरेंट्स का बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा, माएँ जो हर काम के लिए खुद भागती फिरती हैं, और दूसरा बच्चे में भी वो नज़्म व ज़ब्त आ जाएगा कि अपने रूम को किस तरह से क्लीन रखना है और चीज़ों को किस तरह से समेटना है। ये किस एज से हमें इसका आगाज़ कर देना चाहिए? टोल्डर से, 2 साल के बच्चे से, 4 साल के बच्चे से, किस एज का बच्चा ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा और उसके ऊपर हमें ये बर्डन डालने शुरू कर देने चाहिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, चंद महीने के बच्चे के साथ अगर आप ये कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दें, मसलन आपने उस बच्चे को गोद में उठाया हुआ है, आप उसी के कपड़े समेट रहे हैं, और आप उससे कह रहे हैं आओ हम मिलकर कपड़े समेटें, ओके, आओ हम मिलकर बिस्तर ठीक करें। इसी तरह जो सिबलिंग्स हैं, उससे 1 साल 2 साल बड़े सिबलिंग्स हैं, उनसे कहें आओ हम मिलकर अपने बहन या भाई का ये करें, आओ हम मिलकर इन चीज़ों को ठीक करें। तो ये जो जुमला है ना, आओ हम मिलकर ये करें, हालांकि बच्चा छोटा सा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो अटेंशन भी नहीं दे रहा, पर आप जो ये जुमला कह रहे हैं ना कि आओ हम मिलकर इस काम को करें, तो आप उसके ब्रेन को वायर कर रहे हैं एक चीज़ के लिए, बिल्कुल सही, तैयार कर रहे हैं एक चीज़ के लिए, और आप खुश मिजाजी से ये बात कर रहे हैं उससे, तो इस तरह वो बच्चा इंगेज होना शुरू हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बच्चों पे जिम्मेदारी डालें एक एक करके। मसलन आपने अपना बैग खुद बनाना है, और ये काम भी इवन क्लास 1 का बच्चा, मैंने तो जो पेरेंट्स इस चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं टाइमली, उनके इवन किंडरगार्टन के बच्चे भी ये काम खुद कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये कौन सी उम्र होती है डॉक्टर साहबा जहाँ पे आपको थोड़ी सख्ती करनी पड़े तो भी कर ली जाए? क्योंकि लाड प्यार तो सभी माँ बाप करते हैं, लेकिन सारा लाड प्यार ही होगा तो फिर जारी बात है कि बच्चों के बिगड़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो सख्ती का अमल कब से शुरू होना चाहिए, और फिर फोर्सफुली आपको किस एज से बच्चों के ऊपर चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत होती है? देखें, यहाँ पर अगर हम सख्ती और फोर्सफुली के बजाय एक प्यार भरा डिसिप्लिन कहें तो वो ज़्यादा मुनासिब अल्फाज होंगे। उसके अंदर बजाय इसके कि हम बच्चों के ऊपर चीज़ों को फोर्स करें, बजाय इसके कि हम बच्चों के ऊपर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और हम उनको लिए डिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हो, हम उनके साथ बैठ कर अगेन कम्युनिकेट करें, उनसे बात करें कि अच्छा आपने अपना ये काम रोज़ाना करना है, आओ हम मिलकर ये बात करते हैं कि आप कैसे अपना ये काम अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल सही। मसलन आपने अपना स्कूल बैग रोज़ बनाना है, तो अगर हम आप ये काम एक शाम पहले कर लेंगे तो सुबह में आपको परेशानी कम होगी। अगर आप एक रात पहले अपना यूनिफॉर्म निकालेंगे तो आपको सुबह में परेशानी कम होगी। किसी दिन बच्चा नहीं भी निकाल रहा तो उसको सुबह परेशान होने दें, बिल्कुल सही, उसको लेट होने दें, उसको स्कूल के कुछ मिनट्स मिस करने दें, उसको वहाँ डांट पड़ने दें, उसको अपनी चॉइसेस के नताइज को फेस करने दें, बिल्कुल सही, और उनसे उसको सीखने दें। और इस सारे अमल के दौरान आपने बच्चे को ताने नहीं देने। मैंने कहा था ना रात को कर लो, मैंने कहा था ना देर हो जाएगी, नहीं, उस वक्त आपने एक सब्र और तहम्मुल से
बैक फुट पे चले जाना है, उसको उस फ्रस्ट्रेशन से गुजरने देना है, उसको उस गलत नतीजे के कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने देना है। अच्छा और डॉक्टर साहब, अगर जब बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, हर बात पे चिड़चिड़े से हो जाते हैं कुछ बच्चे, और अब एग्रेसिवनेस शो करते हैं, अपने गुस्से का इजहार करते हैं, उन बच्चों के साथ किस तरह से डील किया जाए? और क्या वो बच्चे वाकई फ्रस्ट्रेटेड हैं, किसी चीज़ पर गुस्सा हैं, या फिर कोई और चीज़ है, कोई एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन है, क्या है? क्योंकि आजकल तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाते हैं कि उनको किसी ना किसी का कोई इशू चल रहा होता है, साइकोलॉजिकली बच्चे कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं। तो हमें किस तरह से समझ में आए कि ये बच्चा किसी मुश्किल से गुजर रहा है या फिर वो वक्ती गुस्से का इजहार है? बच्चे ने अपने इमोशंस और अपने क्राइसिस को कैसे रेगुलेट करना है, ये बच्चा अल्लाह मियाँ के यहाँ से सीख के नहीं आया होता, ये उसने अपने माँ बाप को देखकर सीखना होता है। आपने खुद अपने इमोशंस को, अपने इमोशनल क्राइसिस को, अपने मुश्किल सिचुएशंस को कैसे डील किया होता है। बच्चा बड़ा साइलेंटली ना सिर्फ ये कि ऑब्जर्व कर रहा होता है, बल्कि उनको अपने दिमाग में वही वाले नक्शे बना रहा होता है। तो जब भी वो ऐसी किसी सिचुएशन से गुजरता है तो वो उसी पैटर्न को नंबर 1 रेप्लिकेट करता है जो उसके पेरेंट्स का होता है। नंबर 2 ये भी याद रखें कि हमारे एहसासात, जज्बात, हमारी फ्रस्ट्रेशन, इन सब को निकालने के लिए कुदरती तरीके जो खुदा ने हमें दिया है वो हमारे अल्फाज हैं। हम अपने जज्बात का इजहार अल्फाज से करते हैं। तो बच्चा जो है तो उसके पास विकेबलरी नहीं होती, उसके पास वो अल्फाज नहीं होते उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। इधर अगेन पेरेंट्स का एक रोल आता है कि वो सबसे पहले बच्चे के साथ बैठें, उसको कंसोल करें, उसको बताएं कि उसके रोना, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी परेशानी उसके लिए मानी रखती है, और उसके बाद उसको उसके साथ कम्युनिकेशन के अंदर उसको जज्बात के इजहार के लिए अल्फाज दें, और अपने एंगर को रेगुलेट करने का तरीका भी उसको पेरेंट्स ही समझा सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह से उसने उस पर कंट्रोल पाना है और किस तरह से उसको रेगुलेट करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समिया आतर साहिबा, लाइफ कोच, हमारे साथ में बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने की हैं। बहुत कुछ है पेरेंट्स के लिए सीखने के लिए और अपने बच्चों में वो ट्रांसफ़र चीज़ें करने के लिए, ताकि उनका बच्चा नज़्म व ज़ब्त के साथ ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे उसूल सीख जाए अभी से, जो कि उसको जाके 20-25 साल बाद, 30 साल बाद पहले बच्चे सीखते थे, अब वो अभी से सीखना, ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में उसे जो मसाइल दरपेश होते हैं हमारे बच्चों को, उनसे वो बच सकें। और ये ट्रेनिंग हमें करवानी होगी, उन्हें अपना दोस्त बनाते हुए, अपना काउंसलर बनाते हुए उनसे मशवरा कीजिए, मुशावरत कीजिए और फैसला साजी में उन्हें शामिल कीजिए, उन्हें वो एतमाद दीजिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, अब कहीं मत जाएगा, दीगर हम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, और आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज इंसाफ की फ्राहमी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का मकसद इंसान के मजबूत निज़ाम की अहमियत को उजागर करना है, जो मुतासरीन हैं उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना है, कानून की बालादस्ती के बारे में शऊर बेदार करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इंसाफ है वो भी अमीरों के लिए है और इसको बिला इम्तियाज़ हर शहरी तक पहुँचाना है। बिल्कुल, एक ऐसा मौशरा जहां हर शहरी को इंसाफ मिल सके, बर वक्त मिल सके, यानी कि हकीकी मानों में पुरअमन, मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता उस माशरे को कहा जा सके। यानी कि फ़ौरी और सस्ता इंसाफ ये हम सब की ख्वाहिश भी होती है, हम सब का बुनियादी हक भी है। लेकिन पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है, उसे कहाँ होना चाहिए और इस वक्त जो पोजीशन है उसको बेहतर करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहबा माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। जो नंबर्स हैं वो बड़े ही तशवीशनाक भी हैं और हमारे लिए काबिल अफसोस भी हैं कि हम 142 में से 130वें नंबर पर हैं। हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए, और जो इस वक्त कामयाब माशरे हैं उस दौड़ में बेहतर पोजीशन पर पहुंचने के लिए? थैंक यू सो मच। किसी भी कंट्री में या मुल्क में अगर आप कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ है, तो वो तभी होता है जब एक प्रॉपर रनिंग जस्टिस सिस्टम हो। और अगर रनिंग जस्टिस सिस्टम नहीं है, इसका मतलब कि उस कंट्री में रूल ऑफ लॉ भी नहीं है। और ये जो है ये एक फंडामेंटल एक बेंचमार्क है टू फाइंड आउट कि कहाँ पे एक कंट्री प्रॉस्पर कर सकती है कि नहीं। पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली यस बिल्कुल बहुत ही लास्ट 10 डिजिट्स पे इनका नंबर आता है व्हेन इट कम्स टू जस्टिस। और उसके बड़े मेजर जो कुछ फैक्टर्स हैं उसको अगर हम हाईलाइट करें, उसमें सबसे पहले ह्यूज बैकलॉग ऑफ केसेस की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उसकी डिसीजंस आना में उसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा। दूसरा, हमारा प्रोसीजरल डिले है।
आधी से ज़्यादा अभी तक अदालतें पेपर वर्क पे चल रही हैं। अदालतों के अलावा जो दफातर हैं वो भी उनका पेपर वर्क है, ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, इसकी वजह से बहुत डिले होता है। और फिर जुडिशल रिसोर्सेज का लैक है या मिसयूज़ है, और फिर आप पुलिस की तरफ चले जाएं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होती। अच्छा अमरीन साहिबा, एक वक्त था कि जब अदालतों को इंसाफ का एक प्लेटफॉर्म समझा जाता था और लोग जो है वो अपने इंसाफ के लिए वहाँ तक जाते थे। कोई जुल्म हो गया, कोई ज़्यादती हो गई, कोई हुर्द बुर्द हो गया, तो हर मामले में इंसाफ के लिए वो यही दरवाज़ा खटखटाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर ये ग्राफ इंसाफ फ्राहम करने का अदालतों की जानिब से वो गिरता चला जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो एक आम एक गरीब शहरी है उसको तो इंसाफ मिलता ही नहीं है, वो धक्के खाता रहता है, चला जाता है, और फिर वो शफाफियत उसे नज़र नहीं आती है। तो ये जो आज हम अदालतों से इतना दूर भागने लगे हैं, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है और हमारा अदालती निज़ाम इस नहज तक पहुंचा कैसे? आई थिंक डेकेड्स ऑफ करप्शन और अनअकाउंटेबिलिटी की वजह से यहाँ तक पहुंचा है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दिस। हमारी अदालती निज़ाम में सिर्फ जजेस नहीं हैं, वकील भी हैं जो बार बार डिले करते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन सोसाइटी में पैदा करता है। आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी का केस आ जाए, कोई भी एक नॉर्मल केस है, इजी आप उसको कहते हैं 5 से 10 साल लग जाते हैं। मेरे सामने के 70 ईयर्स के लोग हैं जो अदालतों में उनकी डेथ हुई है कि भाई वो इंसाफ ले रहे थे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है सोसाइटी में, और ये तभी सही होगा जब हमारे पास अकाउंटेबिलिटी आएगी और एक रोबस्ट सिस्टम होगा कि हमें पता होगा कि ये अगर जैसे इंग्लैंड में है, मैं इंग्लैंड की बात करूंगी, मैंने वहाँ से पढ़ा है, मुझे पता है वहाँ पे कि अगर आपने एक डेट पे किया है फाइल तो विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपने डिसीजन देना ही है, और अगर आपने नहीं देंगे तो फिर देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। जब सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, बैकडोर चैनल पे आप पैसे ले रहे हैं या फेवर कर रहे हैं, और ऊपर से आपके पास द टॉप ऑफ द लाइन मोस्ट पावरफुल पीपल आके आपको कह रहे हैं कि इस तरीके से आप काम करेंगे। एक चीज़ है अमरीन साहबा कि हमने तो यही सुना है कि ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून है जो हमारे मुल्क में भी राइज है, और ये तो इस कानून के अंदर भी ऐसे सुकुम हैं या ऐसे लूप होल्स हैं जो कि अमीर तबके को, एलीट क्लास को या मालदार तबके को प्रोटेक्ट करते हैं, ना कि गरीब को या एक आम शहरी को देते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने वालों का मसला है, गलती उनसे सरजद हो रही है, या कानूनी तौर पे भी बहुत सी सुकम है, बहुत से लूप होल्स हैं, तो इसमें भी बेहतरी की ज़रूरत है? देखिए, अगर आप कुछ कानून देखेंगे तो वो 1832 के बने हुए हैं। वो उस वक्त था जब ब्रिटिश राज था, या उससे पहले उसके 1905 के बने हुए हैं। तो उस वक्त आपका माइंडसेट जो था, आप ब्रिटिश राज के थ्रू आप ये लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस लैंड में। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप थी, वो इंसान नहीं समझते थे हम लोगों को, और उसी लॉ को हमने कॉपी करके, एंड आई टेल यू इवन नाउ कि काफ़ी जगह पे सिर्फ कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है। सो दिस अगर ही नहीं है कि अपना कानूनी दिमाग इस्तेमाल करके नया कानून लेके आए जो अपने लोगों के लिए इस्तेमाल हो, तो फिर यहाँ तो ये पर तो अमरीन साहिबा इस्लाहात की भी जाती हैं तो अपने अपने ज़ाती मफादात के लिए तमाम जमातें करती हैं। वो सियासी जमातों की बात कर रही हूँ। अगर हम नाबालिग बच्चों की थोड़ी सी बात कर लें, वफाकी आइनी अदालत ने नाबालिग बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ा फैसला किया है। नाबालिग बच्चों के मुकदमात में अब सरपरस्त की तकर्री लाजमी करार दे दी गई है, लेकिन जिनके पास सरपरस्त भी ना हो वो क्या करेंगे? और फिर जो नाबालिग बच्चों के केसेस हैं वो किस नौयत के आते हैं? और कहा यह जा रहा है कि ख़वातीन जो पर्दा नशीन हैं या जो मुअम्मर अफराद हैं सोसाइटी के, उनको भी इसमें रियायत बरती जाएगी। उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, क्या फ़ैसला है इस हवाले से? देखिए जी, बड़ा ऑन पेपर तो बहुत अच्छा है, मगर इम्प्लीमेंटेशन जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि कानूनी निज़ाम इतना फॉल्टी है, इतना बुरे तरीके से बैठा हुआ है कि अगर हम उसकी जो ग्रास रूट लेवल पे आप नहीं देखेंगे तो फिर ये तो सिर्फ पेपर पे अच्छा है। क्योंकि असल बात ये है कि हमारे नादरा के बड़े इजी होते हैं छोटे बच्चों के लिए, उनके बर्थ सर्टिफिकेट की एजेस आगे पीछे कर देना। जो बच्चा जो बालिग है उसको आप देखेंगे केसेस आएंगे, वो कहेंगे वो 16 साल का है, और फिर लिटिगेशन फैमिलीज की स्टार्ट होगी। फिर आप मुझे ये बताइए कि गार्डियन कौन होगा जो अगर आ रहा है, और आप कौन सा थ्रेशोल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब बताने के लिए कि ये
इम्पार्शल होगा और यहाँ बच्चे की बेनिफिट के लिए होगा। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त पेपर पे अच्छी लग रही है, इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर देखेंगे। बट आई जस्ट फील कि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन प्रोसीजरल शरिया लॉ की आगे जाके डेफिनेटली आएगी। और क्योंकि हमें ये भी नहीं है पता कि इस वक्त जो माइनर है उसको हम प्रॉपर्टी मैटर्स पे मेजर किस पॉइंट पे देखेंगे। सो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ ये नज़र आएंगी और वो जब ये इम्प्लीमेंट करेंगे, और क्योंकि ये 27th अमेंडमेंट के बाद इस पे कोई चेंजेस नहीं आ सकती, लोअर कोर्ट्स के ऊपर कोई वो है नहीं, तो दे आर बाउंड टू फॉलो दिस। तो वो जब डिसीजंस आएंगी तो फिर नज़र आएगा इसका लुक। ठीक है। अच्छा अमरीन साहब, आपके ख्याल में अब आगाज़ कहाँ से करना होगा? क्योंकि ये जो पोजीशन है आखिरी 10 नंबर रह चुके हैं, उसके बाद तो फिर नंबर ही ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें आगाज़ कहाँ से, ऐवानों से करना होगा, फ़ैसला साजों से करना होगा, या ऑलरेडी जो कवानीन हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए सस्ता फौरी इंसाफ एक आम शहरी तक कैसे पहुँचाया जाए? फिर मुझे लगता है हम एज पाकिस्तानी हमें एक चीज़ का बड़ा क्लियरली हमें एक चीज़ की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि जस्टिस जो होता है ये सिर्फ अदालतों में जजेस का काम नहीं है, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसका मतलब कि ये घरों से स्टार्ट आएगा। फैमिलीज़ को अपने बेटे और बेटियों में डिफरेंस नहीं करना चाहिए। दफ्तरों में लड़के लड़कियों में, या किसी से कोई सिफारिश से आया है उसको तनख्वाह ज़्यादा दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कोई सिफारिश से नहीं आया। ये जस्टिस सिस्टम सोसाइटी में फॉल्टी है मेरे लिहाज से, इन माय परसेप्शन। इसीलिए आपको अदालतों में भी निज़ाम नहीं सही मिलता। अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि हमें एज ए सोसाइटी इस चीज़ पे काम करना है, दफ्तरों में घरों में ये चीज़ जस्टिस लेके आना है, तो मुझे लगता है कि और फिर मीडिया एक पार्टी को ना करे, दोनों से को चांस दे कि वो टीवी पे अपने करें, तो फिर आई फील के प्रेशर पड़ेगा। तो वकील भी कम इस तरीके से करेंगे, और अगर नहीं करते तो निकालें प्लीज, जजेस को भी निकालें। अमरीन साहब, सबसे ज्यादा आप कसूरवार किसको समझती हैं जो इस हमारे अदालती निज़ाम को घुन लग गया है? इसमें सबसे ज्यादा किरदार किसका समझती हैं आप? lawyers and judges both and the police, lawyers, judges, police, investigation सही नहीं होती, lawyers जो हैं डिले करते हैं जिसकी वजह से लंबा होता है केस। एडजर्नमेंट्स जज नहीं लेता, एडजर्नमेंट्स वकील लेता है दूसरी पार्टी को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, और ये एज अ वकील सबको पता है। और दूसरी बात ये कि जज अलाउ करता है ये एडजर्नमेंट्स। जिस दिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आई होप कि और जजेस जो हैं अपॉइंट होंगे ऑन मेरिट्स और ज़्यादा होंगे, तो फिर शायद आई होप कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, और हम ये जो लास्ट एंड में है उससे थोड़ा एक रिस्पेक्टेबल पे जाएं ताकि बेहतरी आ सके। थैंक यू सो मच बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहब, हमारे कानून हमारे साथ मौजूद थी। स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो वकला हो या फिर पुलिस हो जिसने इन्वेस्टिगेट करना है, सबको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी, और हमारे माशरे को भी उसको भी कंट्रीब्यूट करना होगा अगर वो इंसाफ चाहता है। वरना इसी तरह से लाखों केसेस फैसला हुए बगैर इंतज़ार करते रहेंगे, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, इंसाफ नहीं होगा, और इंसाफ की हालत में हम इंसाफ की फरामी में 130वें नंबर पर रहेंगे, शायद इससे भी बुरी हालत। बिल्कुल, और इसमें आप भूल गए हैं जुनैद, हमारे उलमा कराम, हमारे असातिज़ा, हमारी सोसाइटी, हम सब को, बल्कि मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि ये किसी एक के एक गलती करने से ये सब कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि हम सब ने कंट्रीब्यूट किया है इसके अंदर। तो अब इसको सुधारने के लिए भी हम सबको मिलकर इज्तिमाई कोशिश करनी होगी ताकि इस सोसाइटी को भी सुधारा जा सके और अपने अदालती निज़ाम को भी। नहीं तो जुनैद जो कह रहे हैं कि जो 10 नंबर नीचे वाले रह गए हैं, आइंदा शायद वो हम लास्ट में पहुंच जाएं, तो इसमें बेहतरी लाने की बहुत गुंजाइश बाकी है। हमारे अदलिया निज़ाम के अंदर बहुत सारी ऐसी इस्लाहात लाने की ज़रूरत है जो कि किसी भी सियासी पार्टी की मफाद की बजाय अवाम के मफाद के लिए लाई जाएँ। बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, तो हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी हमारी मुलाकात होगी मंडे को, के लिए अल्लाह हाफ़िज़।